भी दो बहुत महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो दोनों ऑर्गन इतने महत्वपूर्ण है कि आप जब योग टीचर या योग प्रैक्टिशनर बन के फील्ड में जाएंगे तो इससे रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि आप इस प्रॉब्लम्स का उपाय ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। पहला जो ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। हम समझने का प्रयास करेंगे किडनी क्या होता है, किडनी की संरचना कैसे होती है, किडनी का क्या काम करता है, किडनी कौन से हार्मोन रिलीज करता है, किडनी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किडनी अगर ठीक से काम ना करे तो हम इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये किडनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो ऑर्गन है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है पैनक्रियाज। डायबिटीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हर घर, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले, हर इंस्टीट्यूट, हर जगह डायबिटिक पेशेंट हैं। उनको कैसे ठीक किया जाए, ऐसा होता क्यों है, डायबिटीज किसे कहते हैं, किस तरह से होता है, इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो समय का चूंकि बाउंडेशन होता है तो आज की जो पहली है उसका नाम है किडनी। तो हम सबसे पहले किडनी पढ़ेंगे। किडनी की जो, अगर आप किडनी को देखेंगे तो जैसे राजमा होता है ना, वैसे ही किडनी दिखता है। उसका आकार राजमा की तरह होता है। दो पेयर में होते हैं जो हमारे पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ ऐसे जुड़े रहते हैं। दोनों पेयर रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े रहते हैं और इसका खराब होना गंभीर बीमारी का संकेत होता है। इसके बारे में हम आपसे बताएंगे कि क्या स्थिति हो, कैसा कौन दिखता है, किस हिसाब से आपको पता चले कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम है या पैनक्रियाज में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और सारी बातें हम करेंगे। लेकिन इसकी जो कार्य है, इसकी जो संरचना है वो इतनी जटिल है और ये शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सब हैरान हो जाएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि इसकी कार्य कितना जटिल है। किडनी का कार्य क्या है? हमारे शरीर से सभी विषैले पदार्थ को बाहर करना। दूसरा काम क्या है उसका? हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ हैं, खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोसाइट्स के रूप में सोडियम, पोटासियम, आज बहुत सारी चीजें हैं, उसको रेगुलेट करना, उसको बैलेंस रखना। ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं किडनी के। और ये दोनों कार्य अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर हमारे लिए जिंदा रहना बड़ा मुश्किल काम है। हम अगर ये काम ना करें तो एक ही दिन में हम इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो किडनी है उसकी संरचना कैसे होती है। किडनी मुख्यतः जैसे हमने पढ़ा कि विषैले पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में खून को साफ करने का काम किसका है? किडनी का। और खून को साफ करके उसमें से तरलता जितनी होती है, जो शरीर के काम की चीजें होती है, वो निकाल कर और सारी चीजों को जो विषैले होते हैं उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। सामान्यतः स्त्री पुरुष में ये सेम होता है, इसके आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रीढ़ की हड्डी में पेट, ये देखिए पेट है, इसके पिछले साइड में अदर, देखो इसकी पहचान क्या है? अगर किडनी को क्या है, ये नाभि है हमारा, नाभि से सीधा बैक ले जाओ। बैक में अगर कोई बताता है कि बैक में पेन है रीढ़ की हड्डी में, वो पूरा बैक हो जाएगा। ये नाभि से अगर आप 90 डिग्री पे आओगे तो यहाँ पे अगर कोई बताता है पेन है तो उससे पहले पूछो कि भाई उसके कभी किडनी का कोई इशू रहा है या, और उसके लक्षण होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो अगर पता चले तो आप ये समझ जाओ कि उसकी किडनी में कोई ना कोई इशू है। अब किडनी में इशू, छोटी बात एक एग्जांपल मैं देता हूँ। किडनी में इशू ऐसे भी हो, खासकर लेडीजों के लिए। लेडीजें क्या करती है, अगर किसी के यहाँ गए, कोई जरूरी काम है, तो यूरिन प्रॉपर टाइम पे नहीं जाती हैं, यूरिन को दबा के रखती है। ऐसी लेडी जो यूरिन को दबा के रखती है, किसी के घर गए या कई दफा मजबूरी भी हो जाता है कि किसी ऐसी जगह यूरिन नहीं किया जा सकता है, तो वो प्रेशर होने के बावजूद भी वो यूरिन नहीं जाती है। अब वो यूरिन में क्या है, यूरिन जो ब्लैडर है
उसमें क्या है, विषैले तत्व हैं जो इन्फेक्शियस हैं। अब क्या होता है कि जब आप उसको ज्यादा देर तक दबा के रखते हो, वो बैक मारता है। तो बैक मार के कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर से फिर वो कहाँ जाएगा, बैक टू पेबेलियन यानी किडनी में जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा आप रेगुलर या ज्यादातर करते हो तो आपका किडनी इन्फेक्टेड हो जाएगा, आपके किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह का काम कोई भी करता है तो आप उससे बचें। अब ये राजमा का आकार का, ये हमने इसकी जो एक किडनी का अगर हम साइज में देखें तो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। हर एक किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम से 170 ग्राम के बीच होता है। अब किडनी जनरली उस जो ब्लड किडनी के पास आता है उसमें से सारे तरल खनिज और शुद्ध रक्त निकालकर जो विषैले तत्व बचते हैं वो यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में पहुंचाता है। वो जो ब्लैडर है उसकी लगभग लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है, जो मांसपेशियों से बनी होती है। कई दफा आप सुनते होंगे कि पेशाब रोक नहीं पाते हैं, 2-2 मिनट पर 5-5 मिनट पे पेशाब जाना होता है। तो ये जो यूरिन ब्लैडर और यूरेटर के बीच में पाइप है जो कि किससे बनते हैं, मांसपेशियों की बनी होती है। जब वो वीक हो जाए, जब वो लूज हो जाए तो ऐसा हमें होता है, या उन लोगों को ऐसा होता है कि उनको हर एक 5 मिनट 10 मिनट पर यूरिन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैडर यूरिन को होल्ड नहीं कर रहा। किडनी जैसे ही प्यूरिफाई करके विषैले तत्व को ब्लैडर में भेजा तो ब्लैडर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन वो ब्लैडर होल्ड नहीं कर पाता बिकॉज वो जो नहीं हो गई, वो लटक सा गया। तो उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शरीर के हर एक अंग का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें कौन सा आसन काम करता है इसको ठीक करने के लिए, कोई बताएगा मुझे? सर मंडूकासन सर, मंडूकासन और शशांकासन और शशांकासन। इसमें सबसे बेहतर होता है मूल बंद लगाना। देखो ये है ना, ये नाभि के नीचे ऐसे आता है। अब इसको जब मूल बंद हम लगाते हैं तो क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, होल्ड करते हैं हम। जब हम होल्ड करते हैं तो मसल्स टाइट होता है। रेगुलर बेस पर जब हम ऐसा करते हैं, आगे इसकी डिटेलिंग हम चर्चा करेंगे जब हम डिजीज पर आएंगे, और तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। मंडूक आसन अभी हम पेनक्रिया की बात करेंगे, उसमें भी वो बड़ा हेल्पफुल होता है। ये अच्छी बात है। अब देखिए, एक जो यंग है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको यूरिन होल्ड करने की क्षमता कितनी होती है, 400 से लेके 500 मिलीलीटर तक। अब मैंने अभी क्या चर्चा किया कि 10-10 मिनट पे जाना पड़ता है। तो ये जब 400 ml या 500 ml होल्ड करने की कैपेसिटी है, चूंकि वो मसल्स वीक होने से ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो 10 ml भी बना तो आपको यूरिन जाना पड़ेगा। तो ये एक बीमारी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने किया कि यूरिन जो किडनी का स्ट्रक्चर है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों का समान होता है और उसके फंक्शन भी समान होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब ये जो किडनी है, इसकी जरूरत क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे शरीर के लिए? अब देखो, प्रतिदिन हम अलग अलग तरह के आहार लेते हैं, उसमें भी आज की डेट में हम जो आहार लेते हैं वो हम अपने ऑर्गन को चिढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा आहार आज की डेट में ऐसा होता है। हम सब एडवांस हो गए हैं बड़े ही, तो सात्विक चीज खाने से हमें परहेज होता है।
तो हम ऐसी चीज खाते हैं कि जिससे कि हमारे शरीर के ऑर्गन को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़े। अब ये आहार की विविधता के कारण शरीर में पानी की मात्रा वो इरेगुलेट होता है। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका रेगुलेट करने का काम, इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? किडनी। अब अभी आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसमें पानी का कोई सारा एसिड ही एसिड खाया जा रहा है। अब वो किडनी कहां से बैलेंस करे? कभी ऐसा खाने खा लिया कि पानी ही पानी है, कभी ऐसा खाने खा लिया कि वो किडनी ही कंफ्यूज हो गया कि क्या खा रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो किडनी का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि किडनी का काम ही है अम्लीय तत्व को, क्षारीय पदार्थों को निरंतर शरीर में परिवर्तित करना। अगर वो नहीं करेगा तो ये शरीर चल नहीं पाएगा। अब इस तरह के चीज खाने से कारण क्या होता है? हमारे शरीर में अनावश्यक, जो मैंने बोला ना, विषैले तत्वों की अधिकता हो जाती है। उस टाइम किडनी पे प्रेशर आ जाता है। अब किडनी क्या करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वो जो विषैले तत्व, वो जो अनावश्यक तत्व हमने खाया, अब किडनी क्या करेगा? उसको फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन करके उसमें से जो विषैले तत्व है उसको यूरिटर के थ्रू बाहर भेजेगा। अदरवाइज क्या होगा? शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। इन सारी चीजों में बैलेंस बनाना होता है। अगर उस रासायनिक पदार्थों में किडनी बैलेंस ना बनाए, जो पानी है, जो अम्ल है, जो क्षार है या अन्य रासायनिक चीजें हैं, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। और उसका संतुलन बिगड़ने का मतलब होता है जानलेवा हो जाना। अभी मैंने बोला कि कई दफा हम ऐसा खाना खाते हैं कि किडनी को समझ ही नहीं आता है, उसमें वाटर कंटेंट होता ही नहीं है, या हमें दर्द हो रहा, बहुत सारे हम क्या खाते हैं? कैल्शियम की गोली खाते हैं, बहुत सारे हम पेन किलर खाते हैं। अब क्या होता है? किडनी में जाके वो बैठ जाता है। जब वो किडनी में जाके बैठ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको किडनी में स्टोन हो गया है, और फिर वो जानलेवा हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने लाइफ स्टाइल का, अपनी जीवन व्यवस्था का बेहतर ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसका करना। तो ये इसलिए किडनी इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। किडनी में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है जो याद रखना है। पहला क्या है? किडनी खून का शुद्धिकरण करता है, खून को प्योर बनाता है, शरीर में पानी और क्षार यानी अल्कलाइन और एसिड को बैलेंस करता है, बीपी यानी रक्तचाप, रक्त कण और कैल्शियम पर नियंत्रण करता है। अगर किडनी प्रॉपर ना करे तो ये सब असंतुलित हो जाता है शरीर। अब हम पढ़ेंगे कि किडनी का मुख्य काम क्या है। पहला लिखिए, खून का शुद्धिकरण। जैसा हमने कहा कि किडनी निरंतर कार्यरत रहकर शरीर में बनने वाले अनावश्यक जहरीले पदार्थ को यूरेटर के थ्रू निकालकर खून का शुद्धिकरण करता है। दूसरा है अनावश्यक उत्पादों को बाहर निकालना या विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। अभी हमने पढ़ा कि रक्त को शुद्ध करने के लिए उसको क्या करना होता है? उसके पास जितनी खून आया उसको उसने साफ किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक दिन में कितना आता है, और उससे आपको पता लगेगा कि किडनी का कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा रोल है। उसमें से वो सारी चीजें फाइंड आउट करके, चाहे प्रोटीन की मात्रा है, चाहे अलग अलग केमिकल्स हैं, जो अलग अलग चीजें, वो सारी चीजों जो शरीर के जरूरत की है उसको निकालता है और फिर विषैले पदार्थ को बाहर रखता है, बाहर भेज देता है, ताकि शरीर में विषैले पदार्थ इन ना कर सके और शरीर स्वस्थ बना रहे।
और वो पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू सारा बाहर आ जाता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किडनी खराब होगा तो आप जब भी टेस्ट करवाते हो, केएफटी कहते हैं, इसके टेस्ट का नाम क्या है? केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। जब डॉक्टर आपको केएफटी लिखता है, इसका मतलब है डॉक्टर के ये डाउट है कि आपका किडनी प्रॉपर काम नहीं करता है। वैसे ही 6 महीने में एक बार केएफटी, एलएफटी करा लेना चाहिए, सीबीसी करा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको अंदाजा लग जाता है कि आपके शरीर में क्या क्या चीजें बैलेंस है और क्या क्या चीजें अनबैलेंस है। उससे आपको अच्छा रहता है। अब अगर किडनी में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले क्या बढ़ जाएगा? आपके शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा, सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगा, क्रेटिनाइन होता है वो बढ़ जाएगा। और अगर क्रेटिनाइन बढ़ गया तो जो डायलिसिस शब्द आप सुना है कभी आप लोगों ने? किडनी का डायलिसिस कराना पड़ता है। और कई लोग तो ऐसे इस दुनिया में है कि हफ्ते में 3 दिन कराना पड़ता है, हफ्ते में 2 दिन कराना पड़ता है, फिर उनका शरीर कभी रिकवर नहीं हो पाता। क्योंकि डायलिसिस में क्या होता है, उस ब्लड को छानते हैं और उससे विषैले पदार्थ निकालते हैं। और जो डायलिसिस करने वाले हैं वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो आपके साथ उसकी प्रोटीन, उसकी जो अम्लीय तत्व सब बाहर निकाल देते हैं और फिर आपको कहते हैं ये खाते रहो, ये खाते रहो, और उनका डायलिसिस कराते रहो। और जीवन इतना दूभर हो जाता है कि पूछो मत, वो बेचारा जिंदगी से परेशान हो जाता है। तो इसलिए केएफटी का टेस्ट हमें मौका को मौका कराते रहना चाहिए, 6 महीने में एक बार। तीसरा काम क्या है? शरीर के संतुलन को बनाए रखना। शरीर में पानी का संतुलन लिख लें आप, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। अब किडनी सारी ये लिक्विड प्रोसेस उसका होने की वजह से किडनी की जिम्मेदारी हो जाती है कि शरीर में पानी की मात्रा को, उसके संतुलन को बनाए रखना। लेकिन जब किडनी खराब हो जाता है तो जो विषैला पानी है उसको बाहर निकालने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है। और वो विषैला पानी हमारे शरीर में जब जमा हो जाता है तो हमें अनेक तरह के इन्फेक्शन का, कभी रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, इंसान का ईएसआर बराबर गया है। अब वो ईएसआर क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बड़ी सारी मशक्कत करनी पड़ती है, इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर का काम क्या है? अम्ल एवं क्षार का संतुलन। एल्कलाइन और एसिड का संतुलन कौन स्थापित करता है हमारे शरीर में? किडनी। एल्कलाइन और एसिड का संतुलन कौन स्थापित करेगा? किडनी। अब उसमें क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरह की बहुत सारी केमिकल्स हैं जो आते हैं। अब ये सही कार्य करे और इसकी बैलेंस बना रहे, इसके लिए किडनी का काम करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर किडनी प्रॉपर काम ना करे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको सही रखना। और इसके अलावा किडनी का जो हमने पढ़ा कि भाई किडनी का काम तो इसके अम्ल को संतुलित बना के रखना है ही है। इसके अलावा ये अगर जैसे मैंने कहा कि सोडियम है या यूरिया है या क्रिएटिनिन है, इसका लेवल ऊपर नीचे होता है। खासकर अगर सोडियम का लेवल ऊपर होगा तो किसी को हृदय की समस्या यानी कार्डियक इशू बढ़ जाता है, उस पर असर पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को कार्डियक इशू है, हृदय संबंधित बीमारी है, तो ये तय है कि 100% उसका सोडियम बढ़ा हुआ है। अगर किसी के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को उचित रखना है तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर ये सही मात्रा में शरीर में नहीं है तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। कई दफा आपने देखा होगा किसी के दांतों में चटकन सी आ जाती है, कई के दांत टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका किडनी ठीक से काम नहीं करता है। ये हड्डी और दांत में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किडनी विटामिन डी की भी सप्लाई करता है। और हमने पहले भी पढ़ा कि विटामिन डी अगर हमारे शरीर में कम हो तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम में हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 5 लिखिए, खून के दबाव पर नियंत्रण। किडनी का 5वां काम क्या है? खून के प्रेशर को बैलेंस करना। किडनी कई हार्मोन्स बनाती है, हमने हार्मोन्स पढ़ा था। किडनी कई हार्मोन्स बनाती है, जैसे एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाम सुना होगा आपने। कभी कई दफा डॉक्टर कहता है इसका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं हो रहा है, सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसको दिक्कतें आती है। अगर ये सब चीजें नहीं थी, ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में अल्कलाइन और अम्ल की यानी एसिड की बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होते हैं, किडनी की मदद करते हैं खून के दबाव को नियंत्रित रखने में। अगर किडनी खराब होने पर इन हार्मोन्स की उत्पादन कम हो जाती है तो क्या होगा? हमारे शरीर में पानी का संतुलन यानी अल्कलाइन का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर अल्कलाइन का संतुलन बिगड़ जाएगा तो हमारा बीपी हाई होने लग जाएगा, फिर हम रोज बीपी की गोली खाने लगते हैं। रोटी खाए ना खाए, बीपी की गोली खाना ही खाना है। तो ये देखो, जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो देखो ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमें कितनी दवाइयों से निजात मिल जाता है, कितनी सारी चीजों से हम बच जाते हैं। 6ठा काम किडनी का, रक्त कणों में के उत्पादन में सहायता। रक्त कणों के उत्पादन में सहायता करना, लिख लीजिए। किडनी क्या करता है? खून में उपस्थित आरबीसी, हमने पढ़ा था आरबीसी यानी लाल रक्त कण का उत्पादन किसकी सहायता से करता है? एरिथ्रोपोएटिन, ये भी हमने पढ़ा था। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इसका उत्पादन होता है। लेकिन ये उत्पादन हो उसके लिए किडनी क्या बनाता है? एरिथ्रोपोएटिन, ये किडनी बनाता है। अगर किडनी फेल हो जाए तो ये बनना बंद हो जाता है। उससे क्या होता है? हमारे शरीर में लाल रक्त कण की कमी हो जाती है। अब देखो, इसको गौर से सुनना, समस्या कहां से आती है। हमने क्या पढ़ा अभी कि किडनी क्या करता है? रक्त कण के उत्पादन में सहायता करता है। अब उसके लिए कौन सा जो है हार्मोन या केमिकल रिलीज करता है जिससे ये बनते हैं, उसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। अभी हमने पढ़ा, उसका नाम है ये। अब वो कहां बनाता है ये सारी चीजें? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं। अब किडनी फेल हो जाने की स्थिति में क्या होता है? ये बनना बंद हो जाता है। अब देखो किडनी का काम करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में आरबीसी बनना बंद हो जाएगा, उसका उत्पादन कम हो जाएगा। अब आरबीसी के कम हो जाने से क्या होगा? हमारा जो रक्त लाल है वो फीका पड़ने लग जाएगा। आरबीसी नहीं बनने से लाल रक्त बैगनी कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। अब ऐसे जब हो जाता है उस पेशेंट को क्या कहते हैं? क्या रोग हो गया उसको? एनीमिया का रोग हो गया।
एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी। अब देखो कि अगर हम जितने लोगों को एनीमिया है तो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, रूट कॉज क्या है? उनका किडनी ये केमिकल जनरेट नहीं करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, जिसकी वजह से बोन मैरो में रेड ब्लड नहीं बनता है, किडनी फेल हो जाता है, और किडनी फेल होने के या किडनी खराब होने की स्थिति में आरबीसी नहीं बनता। तो रूट कॉज क्या है? हमें किसको ठीक करना है? किडनी को। हमने किडनी ठीक कर दिया तो एनीमिया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी ठीक हो गया तो आरबीसी बनना शुरू हो जाएगा। भाई बाहर से आरबीसी आप कितना देते रहोगे, कितना ब्लड चढ़ाओगे? तो इसका एक्चुअल उपाय क्या है? हम किडनी को ठीक कर दें। किडनी अगर ठीक हो गया तो आरबीसी अपने आप बनने लग जाएगा, तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं? किडनी ठीक करने के बजाय ब्लड चढ़ाते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वो समझना जरूरी है। रोग कैसे बनता है ये देखो आप, भयानक से भयानक रोग कैसे बनता है, तो उसका उपाय इसी में है, शरीर के अंदर ही है। इन्हीं चीजों को अगर हम ठीक कर ले शरीर अपने आप ठीक रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट काम क्या करता है? किडनी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। अभी हमने क्या पढ़ा? किडनी विटामिन डी बनाने में सहायता करता है। विटामिन डी से क्या होता है? एक सूरज से आप रोशनी लेते हो तो सीधा विटामिन डी थोड़ी हो जाता है। उस विटामिन डी को कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहां होता है? किडनी में। तो जब वो प्रोसेस सक्रिय रूप से परिवर्तित करती है तो आप भोजन से कैल्शियम और D3 का अवशोषण कर पाते हैं। जब वो कर पाते हैं तो हमारी दांतों को, हमारे हड्डियों को विटामिन डी, कैल्शियम मिल पाता है, जिससे वो स्वस्थ और मजबूत हो पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कब नहीं होगा? जब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं करेगा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किडनी की खून की शुद्धिकरण से यूरिन कैसे बनता है। अभी तक हमने पढ़ा कि किडनी जो है जरूरत के केमिकल्स को अपने पास अवशोषित करके रख लेता है और जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको यूरेटर के थ्रू बाहर कर देता है। अब हम इस जो बड़ी कठिन प्रक्रिया है उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों में से कितने को मालूम है कि किडनी के पास एक दिन में 1200 मिलीलीटर खून आता है साफ होने के लिए। किडनी कितना वजन है उसका? 150 ग्राम, 160 ग्राम। लेकिन वो कितना बड़ा काम कर रहा है। 1200 मिलीलीटर खून उसके पास साफ होने के लिए आया, जो हृदय द्वारा शरीर में पहुंचाने के कितना परसेंट खून है? 20%। यानी एक दिन में शरीर का 20% खून की सफाई कौन करता है? किडनी। ये जो 1200 मिलीलीटर बोला ना, वो एक मिनट का है, एक दिन का नहीं, एक मिनट का है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 24 घंटे में तो 1700 लीटर खून बनता है। 1700 मिलीलीटर नहीं, 1700 लीटर। 1700 लीटर पानी यानी 1000 लीटर का जो टैंक होता है उससे, और प्लस 700 लीटर का टैंक, इतना खून किडनी एक दिन में स्वच्छ करता है। ये जमा नहीं होता क्योंकि ये सर्कुलेशन है, वो आता रहता है जाता रहता है, तो पता नहीं चलता है, कहीं स्टोर नहीं होता है। लेकिन स्वच्छ करना है, कितना ब्लड उसको करना होता है? 1700 लीटर 24 घंटे में लगभग
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब खून को साफ करके जो पेशाब बनाने यानी यूरिन बनाने का कार्य है, किडनी का कौन सा पार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। बहुत छोटे छोटे यूनिट होते हैं। देखो छन्नी होता है ना, चाय छानते हो आप लोग, ऐसे छन्नी है, उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। वैसा ही नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, ऐसे थक्का सा होता है, हल्का 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 डॉट्स होता है। वो छननी का काम करता है। अगर वो खराब हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। वो नेफ्रॉन क्या करता है? सभी चीज को छानता है। लगभग किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो वो कितने छोटे साइज के होते हैं, जिनको हम एक को ऐसे देख नहीं सकते। तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं? छन्नी का काम करते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। पहले को ग्लोमेरुलस कहते हैं, दूसरे को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। पहले को ग्लोमेरुल्स कहते हैं और दूसरे को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जो ग्लोमेरुल्स होता है वो छन्नी का काम करता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो आसानी से जल को छान पाता है। और उसमें से उसका काम क्या होता है? सारी चीजों को निकालना और विषैले पदार्थ को बाहर करना। लेकिन जो प्रोटीन है या प्लेटलेट्स है, ये सब उस छिद्र से नहीं हो पाते, तो उसका काम दूसरा करता है। इसके अलावा जो ग्लोमेरुल्स है उसका काम क्या है? प्रत्येक मिनट में 125 मिलीलीटर का प्रवाह बनता है प्रत्येक मिनट में, यानी 24 घंटे में 180 लीटर। अगर आप रॉ मटेरियल में कह दो तो 180 लीटर आता है यूरिन। अब आप कहोगे कि 180 लीटर यूरिन आता है तो हम तो इतना यूरिन जाते नहीं है। तो उस 180 लीटर में से 99% किडनी छानकर खुद अवशोषित करके सप्लाई कर देती है। 1% ही, तो यानी पूरे दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कितना पानी पीता है, कौन सा इंसान किस तरह का खाना खाता है, उस सब पर डिपेंड करेगा कि वो 180 लीटर 160 होगा, 150 होगा, 180 होगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि 1% वॉट एवर वो लीटर होगा, उसका 1% ही यूरेटर के थ्रू बाहर आता है। और सारी चीजें उसमें जितने खनिज पदार्थ, लवण, अम्ल या सारी चीजें हैं तो वो निकाल कर शरीर को किडनी वापस भेजता है। तो अब ये देखो कितना मुश्किल काम है। अब वो जो 180 लीटर मैंने बोला पहले ट्यूब्यूल्स में आता है और फिर वहां से अवशोषित होकर फिर वो ग्लोमेरुलस में आता है। इसका जैसा मैंने बोला कि 99% जो द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो जाता है और वापस शरीर को जाता है। 1% विषैले पदार्थ पानी के रूप में यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अब जो 1 से 2 लीटर पेशाब होता है उसमें जितनी शरीर की कहते हैं ना टॉक्सिन या जितनी तरह के द्रव्य, विषैले द्रव्य होते हैं, वो इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिसपे किडनी काम करता है और इसलिए हमें अपने किडनी के स्वास्थ्य का ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए। जो पेशाब की मात्रा है, यूरिन की मात्रा है, वो डिपेंड करता है कौन सा इंसान कितना पानी पीता है। पानी पीने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि एक साथ 2 लीटर पानी पी लिया। अगर आप ऐसा रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा।
क्यों? क्योंकि जब आप सीधा गटागट गटागट 1-2 लीटर पानी, खासकर गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है, उसके साथ, उस यूरिन के साथ जितने स्पीड से आप पानी पीते हो उतने स्पीड से किडनी उसको कवर नहीं करता, तो उसके साथ यूरिया भी चला गया, सोडियम भी चला गया, पोटेशियम भी चला गया, और फिर उन सब चीजों की कमी आपके शरीर में हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपने ध्यान रखना है कि पानी कैसे पिया जाए, बैठा कैसे जाए। दिन में आप सारी आसनों को मिला के बूंद-बंद नहीं भी लगा सकते हो, तो देखो सिंपल सा है, ऐसे बैठ गए, ये है ध्यान मुद्रा, ऐसे बैठ गए, सांसें लंबी खींची, सांस को रोक के रखा, सांसें लंबी ली। अब जितनी देर तक सांस आप रोकोगे, आपका ऑटोमेटिकली इस ऑर्गन के लिए मूलबंध लग गया। उससे क्या होगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो आपकी शरीर की क्षमता बनेगी। तो इस तरह की चीजों में क्या होता है, अगर यूरिन की मात्रा कम हो जाए, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाए, यूरिन का कलर नीला हो जाए, यूरिन का कलर रेडिश हो जाए, ये सारे बीमारी की पहचान है। आप यूरिन के कलर से 25-30 बीमारियों की पहचान कर सकते हो। किसी को पूछोगे कि भाई यूरिन का कलर कैसा आता है, अगर डार्क येलो आया तो उसको इन्फेक्शन है, बहुत इन्फेक्शन है। रेडिश आया तो किडनी में स्टोन है, बहुत सारी चीजें हैं। वो कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा। तो किडनी का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप सबने देख लिया। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी। तो आप सब हमेशा कोशिश करें, खाना को चबा के खाएं, धीरे धीरे खाएं, पानी आराम से पिएं। पानी की मात्रा एक बार में 2 लीटर 4 लीटर नहीं होना चाहिए। शरीर जितना मांगता है उतना पानी पीना है। अब किसी पर्पस के लिए आप कर रहे हो, पंचकर्मा करना है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में करो, वो एक अलग चीज है। सामान्य तौर पे ऐसा नहीं करना है। कोशिश करो कि दिन में एक बार बॉइल्ड वाटर जरूर लें। और वो सबसे बेहतर क्या टाइमिंग होता है? रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही गर्म पानी। गर्म पानी कैसे किया जाता है बताया था आपको, याद होगा आप लोगों को। गर्म पानी कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? गैस पे चढ़ा दो और उंगली डाल के पता कर लो, गर्म हो गया तो गर्म पानी हो गया। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो गर्म पानी प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से गर्म पानी नहीं करोगे तो पानी आपको नुकसान करेगा। अब ये तो किडनी का चैप्टर हो गया क्लोज। अब हम पैनक्रिया पे आते हैं। पैनक्रिया, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, फायर एलिमेंट। पैनक्रिया क्या होती है? पैनक्रिया भी एक ग्रंथि है जो पेट में स्थित होती है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में, पाचन क्रिया में इसका एक अहम हिस्सा है। ये इंसुलिन बनाती है और अन्य महत्वपूर्ण एंजाइम बनाती है, जिससे हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। और वो जो एंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस एंजाइम की वजह से शरीर में, जैसे वसा की मात्रा, कोई ऐसा खाना आप खा रहे हो जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन, उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? यही एंजाइम करते हैं, जो कहां से निकलते हैं? पैनक्रिया से। देखो भगवान ने कितना सोच समझ के हर एक चीज को बनाया है। इंसान तो रिसर्च करते करते ही मर जाएगा, उससे पता ही नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गन कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों का काम करना। अब हमने बात की एंजाइम की। एंजाइम को हम पाचक रस, जैसे हमने बाइल जूस की बात की थी, याद है आप लोगों को? बाइल डक्ट, बाइल जूस की बात की थी। वो भी एक एंजाइम है जो क्या करता है? खाने को
पचाता है। तो जो पेनक्रिया एंजाइम क्रिएट करता है वो छोटी आंत में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, जहां पर पेट में जो खाना आपने खाया उसको ब्रेक किया जाता है। जैसे गेहूं पिसता है ना मशीन में, वैसे ही वहां पे खाना ब्रेक करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये इंसुलिन उत्पन्न करता है। अब इंसुलिन जो उत्पन्न करता है उससे क्या होता है, जब वो इंसुलिन बनाता है वो रक्त में मिलकर, रक्त प्रवाह में मिलकर हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड शुगर को, खून में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर मीन्स ग्लूकोज। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रॉपर मात्रा में ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते, हम गिर जाएंगे, हम ये पॉलिथीन की तरह ऐसे सिकुड़ जाएंगे। ग्लूकोज ही है जो हमें एनर्जेटिक बना के रखता है, हम चलते हैं, हम चल पाते हैं, प्रॉपर काम कर पाते हैं। अगर ग्लूकोज अनियंत्रित हो जाए तो फिर क्या होता है, मधुमेह यानी डायबिटिक की बीमारी हो जाती है। अब जैसा हमने पढ़ा कि जो पेनक्रिया है पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, ड्यूडेनम के पास। अब ये एक अंतःस्रावी तंत्र है जो दो तंत्रों के बीच समन्वय स्थापित करके काम करता है। पहला पाचन तंत्र और दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्यों हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन बड़े सारे हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है, तो पेनक्रिया भी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो एंडोक्राइन और पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के संतुलन का काम भी ये करती है। हमने पढ़ लिया कि ब्लड शुगर के नियंत्रण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होगा तो बड़ी सारी प्रॉब्लम होगी। अब प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने के लिए जो पेनक्रिया है वो किस नाम का हार्मोन रिलीज करता है, उसका कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज करता है। और दूसरा है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम उत्पन्न करता है। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को। आज आपने पार्टी में गए थे और 2 प्लेट पनीर टिक्का खा लिया। पनीर के कितने टुकड़े खाने थे आपको, 50 ग्राम से 70 ग्राम। अब 2 प्लेट, बड़ा मजा आया खाने में, बड़ा लजीज बना हुआ था। हमने 2 प्लेट खा लिया, नहीं आधा किलो पनीर हमने खा लिया। अब खाना है 70 ग्राम और आपने खाया आधा किलो। अब इस शरीर का क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। फिर ये एक्स्ट्रा एफर्ट इसको करना पड़ता है, पेनक्रिया को। वो एंजाइम रिलीज करेगा और उस जो प्रोटीन आपने मतलब मोर देन 500% ज्यादा लिया उसको ब्रेक करेगा। ये काम बढ़ाना हुआ ना। आपके घर में अगर आपको काम 4 की बजाय 8 करा लिया जाए तो क्या हालत होती है, बड़ी खुशी से करते हो। शरीर भी उतनी ही खुशी से करता है, और तब बीमार पड़ते तो कहते पता नहीं शरीर को क्या हो गया है। तो हम पहले भी मैंने क्या कहा था कि हम लोग बड़े शौक से, बड़े मेहनत करके, बड़े पैसे खर्च करके बीमारी कमाते हैं। अब इंसान से ज्यादा समझदार कौन होगा, हम इतनी समझदारी दिखाते हैं। एनीवे, ये तो हो गया प्रोटीन को। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किस चीज में पाया जाता है, सबसे ज्यादा आलू में, पोटैटो। कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीजें, राइस खाते हो उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। उसको ब्रेक करने के लिए पेनक्रिया एक एंजाइम रिलीज करती है, उसका नाम क्या है, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम उसका उत्पादन करता है।
फैटी एसिड, वसा, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम पैनक्रिया रिलीज करता है। अगर ब्लड शुगर के स्तर में बढ़ोतरी हो गई तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल, इंसुलिन कब जारी होता है? जब ब्लड शुगर में उसकी स्तर में वृद्धि हो गई तो जो बीटा सेल है वो क्या करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। इसलिए कहते हैं कि अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है? लोग इतने बहादुर हैं, उनको पता है मेरे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, और ब्लड शुगर किससे बढ़ता है? ज्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने से। फिर भी लोग ऐसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और पेट में ऐसे लगाते हैं और जाके आलू चाट खा के आ जाते हैं। अब बताओ ऐसे लोगों का क्या किया जाए? वो कहते हैं इंसुलिन मैं बाहर से ले लूंगा। अब शरीर क्या करे? शरीर परेशान हो जाता है। इसको कैसे समझाऊं? ये समझने पे राजी नहीं होता है। तो फिर वो ब्लड शुगर इतना हाई कर देता है कि बेहोश होकर जाकर हॉस्पिटल में बैठ जाता। अब 15 दिन एडमिट रहेगा, फिर ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, तब उसको समझ में आएगा। डॉक्टर लिख के कहेगा ऐसे करोगे तो मर जाओगे, तब जाके 2 महीने वो कंट्रोल करेगा। इतने समझदार हम इंसान हैं, बताओ। अब इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये आप सबने समझ लिया। अब ग्लूकोज, अगर पैनक्रिया ग्लूकोज को अवशोषित ना करे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम व्यायाम करते हैं, हम योग करते हैं, उस समय शरीर की किस चीज की आवश्यकता होती है? शरीर को एनर्जी की, तभी तो हम कर पाएंगे ना। उस समय शरीर को एनर्जी कहां से मिलता है? उस समय पैनक्रिया किस चीज का उत्पादन करता है? ग्लाइकोजेन, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ग्लाइकोजेन वो क्या करता है? आपको ग्लूकोज की सप्लाई करता है, आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। ये क्या है? हार्मोन है। अब ये कैसे काम करता है? जब ये पैनक्रिया इस हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसे ग्लूकागोन या गन कहते हैं, वो क्या करता है? वो लीवर की मदद से ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोजेन से, और वो ग्लूकोज किस में प्रभावित होता है? रक्त में मिलता है, तब जाके आपको एनर्जी मिलता है। अब इससे भी आप समझ लें कि अगर आपका इंसुलिन ठीक नहीं है तो आप एनर्जेटिक हो ही नहीं सकते। आप काम करने जाओगे, सांस फूलने लग जाएगा, चक्कर आ जाएगा, पसीने आ जाएगा, बैठ जाओगे, कई दफा चक्कर आके गिर जाओगे। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान विशेष रखना चाहिए। इसकी जो बीमारियां हैं इस पे हम बात करेंगे, जब इस तरह डायबिटीज पे हम चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से डायबिटीज पे चर्चा करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है और किस तरह से चीजें लेनी चाहिए, किस तरह से चीज करना चाहिए। अब मैंने बोला भी था, अब जो टॉपिक्स हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजा आएगा सुनने में भी, समझने में भी, पढ़ने में भी। और ये बड़े ही चीजें हैं कि एक लाइन में अगर मैं कहूं, अगर हम अपने शरीर, अपने खान पीन के प्रति सजग है तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। बिकॉज डायबिटीज इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। पैनक्रिया का चैप्टर यही खत्म होता है। 1-2 मिनट है, आप लोगों को कोई सवाल पूछना पूछ लो, अदरवाइज जो सेमिनार का सेशन है वो शुरू होने का समय हो गया। जी सर, ये फैटी एसिड का क्या बोले थे? हाँ जी,
फैटी एसिड का सर, फैटी। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। सर फैटी एसिड का लिखवाए ना सर, वो क्या बोले थे? फैटी एसिड। जी जी, वो नहीं लिखवाए। एक ओ फैटी एसिड मैंने बोला ना कि जब हम खाना खाते हैं तो जो क्या कहते हैं ट्रांस फैट बनता है, उससे फैटी एसिड बनता है। उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? नहीं, वो लिखवाए ना सर, उसका एंजाइम बोले कि क्या बोले सर, वो अच्छा, नहीं फैटी लिखवाए। एसिड के लिए जो एंजाइम है, जी, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, कल फिर आप लोगों से 6:30 पे मिलेंगे और कल 3 ऑर्गन रह गए हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद परसों से हम डिजीज पे आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। ओम सर प्रणाम।